So, Jai Hind everyone, welcome back to the Patriotic IAS. Let's start our current affairs classes. So, we will start with the front page. आज दो चार ही न्यूज़ इम्पोर्टेंट है. मेन अभी जो टास्क फोर्स सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया है केस. सुओ मोटो का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मीन बाय द सुओ मोटो? सुप्रीम कोर्ट जब कोई केस ना करे, खुद न्यूज़ पे देखे या कहीं न्यूज़ पे पढ़ के, या खुद कोई जज जा रहा हो रास्ते में कुछ देखते हैं और वो खुद केस स्टार्ट करवा देते हैं. अपने ऑफिसर से कहेंगे कि ये वाला चीज़ मैंने देखा है रास्ते में, ये केस मैं खुद स्टार्ट करवाएंगे कि उस पर रिपोर्ट मांग के. तो ये रेप का केस था, रेप एंड मर्डर का केस था, काफ़ी ब्रूटल केस था. एंड इस पे है कि जब डॉक्टर्स ही नहीं सेफ हैं, आदमी डॉक्टर बनता है, दैट इज़ द हाई लेवल कि वहाँ पे होगा तो एक अच्छा कंडीशन माना जाता है. तो आम जनता जो वर्कर्स हैं, ऐसे जो लेबरर हैं, उनका क्या कंडीशन है. तो स्कूल के अक्रॉस द कंट्री ये था. तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैसे डिमांड ये चल रहा था, डॉक्टर्स ये डिमांड कर रहे थे कि देयर शुड बी ए सेपरेट लॉ फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द डॉक्टर्स, जो वहाँ पे कैसे नाइट में वो शिफ्ट करते हैं. अभी शिफ्टिंग देखा गया है 18 आवर्स, 24 आवर्स, 36 आवर्स का शिफ्टिंग है कि उनको लगातार 3-3 दिन तक वहाँ रहना है, 48 आवर्स. और वहीं पे जब भी ऑन कॉल होता है कंटिन्यूसली, अगर 48 आवर्स का उनका जॉब है तो वो उनको रेस्ट करने के लिए टाइम तो मिलती है, लेकिन जब भी कॉल आएगा फटाक से आना होता है आईसीयू में. दैट इज द मेन थिंग. हाँ, तो ये सब चीज़ें थी. तो यहाँ पे है कि प्रॉपर सेफ्टी कंडीशन भी तो होना चाहिए कि उनके लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए. कॉल करने पर अगर इमरजेंसी कॉल के लिए तुरंत कोई नंबर होना चाहिए कि उस पर तुरंत वो अगर कॉल करते हैं तो वहाँ से कोई हेल्प आना चाहिए. ये सब चीज़ों के लिए एक लॉ की डिमांड हो रही थी. यूनियन गवर्नमेंट के हाथ में है लॉ नेशनल लेवल पे बनाने के लिए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था. तो सुप्रीम कोर्ट अपने आप ही खुद इस चीज़ को अपने नोटिस में लेके स्टार्ट किया है. क्लियर हो रही है ये चीज़ें. अब यहाँ पे है कि सुप्रीम कोर्ट का काम तो लॉ बनाना नहीं है. लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का. एंड एग्जीक्यूटिव का है इम्प्लीमेंटेशन करने का. ऐसे कंडीशन जब सुप्रीम कोर्ट लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव के वर्क में एंट्री मारता है तो उसको क्या कहते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं. जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच, दो वर्ड पॉलिटिकल साइंस में आता है. एक बात जस्ट आई वांट टू मेंशन हियर कि अगर 3 मैं सर्कल बनाऊं, एरिया अलग अलग है, मैं मानता हूं यहाँ पे एग्जीक्यूटिव का काम है कि इस एरिया में एग्जीक्यूटिव काम करेगा, जो मिनिस्टर लोग होते हैं. दूसरा एरिया में लेजिस्लेचर काम करते हैं, जो लॉ बनाते हैं. ये वाला उनका एरिया है. और तीसरा जो है वो जुडिशरी है. ये वाला एरिया इनका है. लेकिन अगर जुडिशरी अपना ये वाला कूद के इसमें काम करने लगे तो इसको क्या कहेंगे? जुडिशियल एक्टिविज्म. या जुडिशरी कूद के इनका वाला काम करने लगे. अलग अलग काम बांटा गया है ना, कि आपका लॉ बनाना, इनका तो काम है सिर्फ लॉ पढ़ के बताना कि लॉ का मतलब ये हुआ और सजा देना, यही हुआ ना. तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? जुडिशियल एक्टिविज्म. जुडिशियल एक्टिविज्म. अगर कोई भी 3 ऑर्गन्स अपने ऑर्गन से कूद के दूसरे ऑर्गन्स का काम करता है, दैट विल बी ओवर रीच. मतलब ये अलाउड नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ डिफाइन किया ना कि आपको ये करना है, आपको ये करना है. अब आपका काम तो है नहीं लेजिस्लेचर का, जुडिशरी बना रही है. तो इस कॉन्सेप्ट को हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं. एक बहुत ही क्लियर, बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच. 2 वर्ड होते हैं. एक्टिविज्म का मतलब आप ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, आपको नहीं कहा जा रहा है फिर भी काम कर रहे हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म. यहाँ पे देखिए, जुडिशियल एक्टिविज्म जब लोगों के एक्सेप्टेबल हो तो वो अच्छा माना जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म. लेकिन जब लोग एक्सेप्ट नहीं करें, कि आपको नहीं कहा जा रहा है फिर भी आप जबरदस्ती कूद कूद के आप लॉ बना रहे हैं, तो वो हो जाएगा जुडिशियल ओवररीच. दोनों में एक ही चीज हो रहा है, ओवररीच. ओवररीच मतलब आप जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, जुडिशियल ओवररीच. ठीक है, क्लियर हो रहा है क्या है? 3 ऑर्गन गवर्नमेंट है, तीनों का अपना अपना सेपरेट डोमेन है जहां पे दे हैव टू वर्क. अगर कुछ ऐसी चीज है जो ये इनका काम है, काम नहीं कर पा रहे हैं, तब जुडिशली इंटरवीन करता है तो एक्सेप्टेड होता है. लोग अभी ताली बजा रहे हैं कि बढ़िया है, सेंटर लॉ नहीं बना रहा है तो
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद एक्टिविटी करके उन्होंने एक नया टास्क फोर्स बना दिया, तो लोगों को अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसा चीज कुछ ऐसा जुडिशरी कर दे जो लोगों को अच्छा नहीं लगे। जैसे दिल्ली में अभी हाल ही में जुडिशरी ने क्या बोला था कि एक ऑर्डर पास किया था कि जितने भी डीजल के गाड़ियां हैं जो 10 साल 15 साल से पुरानी है उनको बैन कर दिया था। तो यहाँ पे उनका काम नहीं है पॉलिसी बनाना, पॉलिसी बनाना तो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव का है। आपने बैन कर दिया, आपको नहीं पता है ग्राउंड लेवल पे लोगों का क्या कंडीशन, कोई गरीब आदमी उसके पास 10 साल पुराना गाड़ी है, उसका पूरी जीविका उसी पे निर्भर है, आपने बैन कर दिया, वो कैसे जीवन यापन करेगा? आपने तो अपना देखा कि इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, आपके इन्वायरमेंट के लिए चीजें, अब किसी का जॉब लॉस नहीं हो सकता है ना, तो वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं था, तो उसको जुडिशियल ओवररीच कह रहे थे। क्योंकि जुडिशरी ने अच्छा करके इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो पुरानी डीजल गाड़ियां होती है उससे ज्यादा निकलती हैं, लेकिन साथ साथ हमको सोसाइटी को भी तो देखना है कि सोशल किसी का जॉब चला जाए। हाँ, जो कहीं ना कहीं लेजिटिमेसी नहीं हो, इसको पॉलिटिकल साइंस के भाषा में लेजिटिमेसी बोलते हैं, कि अगर लेजिटिमेसी बनी रहे, जैसे पीपल विल एक्सेप्ट एज द लेजिटिमेट, लेजिटिमेट का मतलब उन्हें लगे कि ठीक है, दोनों एक्टिविटी सेम है। एक्टिविटीज में क्या है, ये अपने ऑर्गन से कूद के इनका काम कर रहा है, पॉलिसी मेकिंग, जितना भी लॉ बनाना है ये तो लेजिस्लेचर का काम है ना। इन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं बना रहे हैं, ऑलरेडी लॉ है, आप कह रहे हैं नहीं अलग से मैं टास्क फोर्स बना रहा हूँ, टास्क फोर्स डिसाइड करेगा कि लॉ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लोगों को ठीक है, अच्छा लगा, क्योंकि उनको लग रहा था कि लेजिस्लेचर सही से काम नहीं कर रही है। लेकिन कोई कोई चीजें होती हैं जहाँ जुडिशरी का जो ऑर्डर होता है लेजिस्लेटिव एरिया में या एग्जीक्यूटिव एरिया में वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, उसको जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, व्हाट इज द जुडिशियल एक्टिविज्म, व्हाट इज द जुडिशियल ओवररीच। ये जुडिशियल ओवररीच एंड जुडिशियल एक्टिविज्म हम पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। ये अभी बहुत रिसेंटली ये आया था, पहले एक्सेप्टेबल नहीं था। दो जज चीफ जस्टिस, खासकर सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस पीएन भगवती थे एंड जस्टिस अय्यर थे, उन दोनों लोगों ने काफी अच्छे अच्छे जजमेंट दिए थे जो पॉलिटिकल एरिया में जाके दिया था। जैसे एक बहुत फेमस जजमेंट ऑर्डर है जुडिशरी का, विशाखा केस, विशाखा ऑर्डर गाइडलाइन, विशाखा गाइडलाइन वो जुडिशरी ने दिया था। और ये था कि जो वीमेन होती हैं वर्क प्लेस पे, उनके साथ जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है उसके खिलाफ था कि गाइडलाइन क्या होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई वीमेन किसी जगह पे काम करने जाती है, अगर वो कंप्लेन करती है तो वहां पे एक ऑफिसर होना चाहिए जो कंप्लेन नोट करे, और उसके बाद एक कमिटी बना के तुरंत उस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये विशाखा गाइडलाइन में आया था। पहले कोई लॉ नहीं था कि वर्क प्लेस पे वीमेन्स को कैसे सुरक्षा दिया जाए, तो इसके लिए विशाखा गाइडलाइन आया था जो काफी एक्सेप्टेबल था। नियर अबाउट 10 साल से भी ज्यादा विशाखा गाइडलाइन था, वहां पे कोई लॉ नहीं था। आप लॉ नहीं बना रहे हैं तो जुडिशरी ऑर्डर पास करेगा। ये क्लियर हो रही है थोड़ी सी चीजें कि जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये दो चीजें हैं, एक एक्सेप्टेबल है एक नहीं एक्सेप्टेबल है। एक्सेप्टेबल होने का सबसे बड़ा जो हमारा एग्जाम्पल है वो विशाखा गाइडलाइन है। विशाखा गाइडलाइन, एक बार मैं नाम लिख देता हूं, आप नोट कीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। विशाखा गाइडलाइन था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के थ्रू ये आया था। बाद में गवर्नमेंट ने इस पे लॉ बनाया है अभी हाल ही में, लेकिन कंटिन्यूअसली 1990 में ये विशाखा गाइडलाइन आया था और कंटिन्यूअसली 15 साल तक कोई लॉ नहीं था। विशाखा गाइडलाइन, ये गाइडलाइन क्या है कि हाँ 90s के आसपास आया था, 1994 का एग्जैक्ट केस है, ठीक है। और 2014 तक कोई लॉ नहीं था, 2017 में जाके इन्होंने लॉ बनाया है। तो कहीं ना कहीं 10-15 साल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर से लॉ चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट के द्वारा भी लॉ बनाती है, लॉ बनाने का काम नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर होता है उसको इन्फोर्सिबल होता है। हाँ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने अगर ऑर्डर दिया, लॉ नहीं है, फिर भी लोगों को वो मानना पड़ेगा। ये नहीं कहेंगे कि हमारी जो पार्लियामेंट है उन्होंने, जैसे जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देता है, दो तरीका होता है किसी भी कानून को इंप्लीमेंट कराने का। मैं यहाँ पे कितने बड़ा ये रूम होना चाहिए और इसमें कितना एसी होना चाहिए, एक होगा ना जैसे गाइडलाइन गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट एक तो पार्लियामेंट बनाएगा, पार्लियामेंट उसके बाद मंत्री लोग उसको इंप्लीमेंट कराते हैं। ये काम जो है
पार्लियामेंट का है एंड मिनिस्टर्स का है। लेकिन अगर इस पे इस रूम में कितने एसी होने चाहिए, ये इन दोनों के पास कोई लॉ नहीं बना के रखे हैं। इन्होंने अपना आलसीपना के चक्कर में नहीं बनाया लॉ। और किसी ने कहा कि नहीं यहाँ पे एसी नहीं था, सफोकेशन हुआ और किसी का डेथ हो गया, ऐसे केस में अगर वो जाते हैं, जुडिशरी क्या कहेगा? जुडिशरी जाके वहां पे कहेगा कि आप, वो अपना खुद का गाइडलाइन देगा। जुडिशरी जज लोग बैठेंगे, वो कहेंगे कि हाँ इतना बड़ा रूम है तो एक एसी तो होना ही चाहिए। और अगर वो गाइडलाइन ऐसा बोल दिए, ऑर्डर पास कर दिए कि इतने बड़े रूम में इतना एसी होना चाहिए, तो वो इम्प्लीमेंट दोबारा कोई कहीं कोई अपना इंस्टीट्यूट चला रहा है और वहां पे कोई एसी नहीं लगा है, तो आम जनता जाके केस कर सकता है कि एक एसी रहना चाहिए। नहीं है, लॉ नहीं है, लेकिन ऑर्डर है, तो ऑर्डर के बेसिस पे भी वो लॉ ही माना जाएगा, उसको गाइडलाइन कहते हैं। विशाखा के टाइम पे जो वर्क प्लेस था, जैसे कोई वीमेन जाके कहीं पे जॉब करे, मे बी वो हॉस्पिटल हो सकता है, कोई और इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई शॉप हो सकता है, तो वहां पे पहले ये लॉ नहीं था कि वहां पे अगर किसी वीमेन के साथ सेक्सुअली कोई कमेंट करता है या कुछ भी करता है, तो वहां पे वो वीमेन कहां पे जाएगी? कोई वहां पे प्रॉपर तरीका नहीं था। एक था कि पुलिस स्टेशन जाएंगे और नॉर्मल जो केस था वो था। लेकिन वर्क प्लेस पे हो रहा है तो कोई अलग से लॉ होना चाहिए ना, ताकि तुरंत उस वर्क प्लेस पे एक कमिटी होना चाहिए, उस वीमेन को पता होना चाहिए कि ये ऑफिसर वहां बैठता है, वहां पे मैं जाके कंप्लेन, थोड़ा डर बढ़ता है ना कि तुरंत वहां पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। अगर आपको पुलिस जाना हो, फिर पूरी केस करना हो, तो लगेगा बहुत लंबा प्रोसेस है। 10 वुमेन के साथ अगर ये चीजें होती है तो उनमें से सिर्फ 2-3 ही जाके पुलिस पे अपना कंप्लेन करते हैं, क्योंकि डरते हैं लोग कि कौन जाएगा, इतना लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर उस कंपनी में ही, उस ऑफिस में ही कोई अगर ऑफिसर है, वहां पे जाके अगर कंप्लेन करना है, तो ये इजी लगेगा कि चल के यहाँ कर देते हैं, और वो अपना इन्वेस्टिगेट करके जो भी सुनाना हो सुना देंगे। ऊपर से वो आगे जाके जुडिशरी में भी केस कर सकते हैं। तो इस पे कोई पहले लॉ नहीं था। विशाखा गाइडलाइन, जो एक केस गया था, विशाखा नाम के लड़की के साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, वो गई, और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसे इसीलिए विशाखा गाइडलाइन कहते हैं। क्लियर हो रहा है ये चीजें? तो ये 14-15 साल तक यही लॉ बन के आया था। तो अभी मैं ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच, और लॉ कैसे बनता है, किसके किसके पास अधिकार है, और कोर्ट के पास कितना अधिकार है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आई होप दिस इज क्लियर। ये अभी क्लियर हो रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी। लेजिस्लेचर, विधायिका, कल हम लोग डिस्कस किए थे। समझ में आ रहा है ये चीजें? तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें टास्क फोर्स बनाया है। टास्क फोर्स में काफी प्रोमिनेंट लोगों का यहां पे नाम दिया है। कहां पे एक्स लिखा है? अच्छा, एग्जीक्यूटिव को मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक्स लिखा है। एग्जीक्यूटिव, दिस इज द एग्जीक्यूटिव, दिस इज लेजिस्लेचर, दिस इज जुडिशरी। इनको मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। ये एग्जीक्यूटिव है, दिस इज द एग्जीक्यूटिव। क्लियर? अभी समझ में आ रहा है कि क्या ओवरऑल चल रहा है टास्क फोर्स, किस पावर के थ्रू इन्होंने अपना नया टास्क फोर्स बनाया है। वी आर डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, जुडिशियल ओवररीच। जब 3 ऑर्गन्स के सेपरेट अपने अपने एरिया है कि वो कहां पे काम करेंगे, अगर वो एक दूसरे के एरिया में कूदते हैं तो उसको ओवररीच कहते हैं या एक्टिविज्म कहते हैं। जैसे अगर एग्जीक्यूटिव कूदने लगेगा जुडिशरी के एरिया में, वो जाके बताने लगे इतना सजा होना चाहिए, तो उसको एग्जीक्यूटिव ओवररीच और एग्जीक्यूटिव एक्टिविज्म कहेंगे। लेजिस्लेटिव एक्टिविज्म हो सकता है, लेकिन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव के पास इतना स्कोप नहीं है जितना जुडिशरी के पास है। जुडिशरी के पास है कि वो अपना ऑर्डर के द्वारा लॉ बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बहुत ज्यादा पावर दे के रखा है। आर्टिकल 142 आप जब पढ़ेंगे जुडिशरी में, उसमें है कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होता है वो इट विल बी एक्टिंग लाइक ए लॉ एज वेल, लॉ के जैसे वो इन्फोर्स हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोर्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि उनके पास पावर काफी ज्यादा हो जाता है। क्लियर है इसमें कि हाँ, मतलब उनके ऑर्डर लॉ के बराबर होता है, पूरा का पूरा चीज। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था कि जैसे उन्होंने दिल्ली में बैन कर दिया कि डीजल का कार है वो नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं कितने लोगों का जॉब जा सकता है ना। इसको अच्छे तरीके से भी लिया जाता है। जुडिशियल जो एक्टिविटीज जाके लेजिस्लेचर में करती है या एग्जीक्यूटिव में करते हैं, कभी कभी अच्छा किया जाता है, कभी कभी उसको निगेटिव वे में लिया जाता है। अच्छा इसलिए कहा जाता है, कभी कभी लेजिस्लेचर होता है उसको पॉलिटिकल अपना मोटिव के कारण वोट पाना है, वो लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जजेज को तो जाके इलेक्शन लड़ना नहीं है,
तो यहाँ पे जो डिसीजन होता है क्विक होता है और विदाउट पॉलिटिकल कंसिडरेशन होता है ना। एग्जीक्यूटिव को तो जाना है, उनको लगेगा कि ये चीजें सही तो है, लॉ बनाना सही है, लेकिन अगर मैंने बना दिया तो मेरी गवर्नमेंट गिर जाएगी या तो मुझे अगली बार वोट नहीं मिलेगा। दैट इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे यूनियन ने रिजेक्ट किया था, कहा था ऑलरेडी वी हैव द लॉ। जुडिशरी ने कहा कि ठीक है, फिर भी एक हम टास्क फोर्स बनाते हैं, टास्क फोर्स अपना रिपोर्ट देगा कि हाँ सेफ्टी के लिए अलग से लॉ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। उसके बाद जुडिशरी या तो खुद गाइडलाइन निकालेगा या तो वो लेजिस्लेचर से बोलेगा कि आप एक लॉ बना दीजिए। ओके। सुओ मोटो का मतलब होता है कि एक होता है तरीका कि आप ले जाके केस कोर्ट में कर रहे हैं, दूसरा तरीका होता है कि जज खुद पेपर में पढ़े या टीवी न्यूज देखा या रास्ते में ज्यादा कुछ देखा, उसको लगा कि ये गलत हो रहा है, तो वो अपने ऑफिसर से कहता है कि इस पे एक केस स्टार्ट कीजिए। तो वो खुद इन्वेस्टिगेट अपने ऑफिसर से कहता है कि जैसे आप लोग पढ़ते होंगे कि रिव्यू ऑफिसर का जैसे आप लोग जॉब जा रहे हैं देने, तो रिव्यू ऑफिसर क्या होते हैं, यही सब कोर्ट का केस नोट डाउन करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, फिर जज तक पहुंचाते हैं। तो वो लोग खुद इन्वेस्टिगेटिंग एक टीम बना देते हैं और वो इन्वेस्टिगेट करके उस केस को आगे बढ़ाता है। क्लियर हो रहा है ये चीजें? जैसे 2013 में इन्होंने केस वो 1 लाख सेक्सुअल हैरासमेंट फॉर द वुमेन एट द वर्क प्लेस। विशाखा गाइडलाइन 2013 तक कंटिन्यूअसली काम कर रहा था, मुझे लग रहा है 19 साल काम किया। 1994 में विशाखा गाइडलाइन आया था, तो 19 साल तक कोई लॉ नहीं था, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ही लॉ था। क्लियर हो रही है? दैट इज द मेन थिंग। बांग्लादेश में तख्ता पलट, वहां की शेख हसीना के वो वेस्ट बंगाल में। हाँ, एक बार मैं फिर बताता हूँ। वेस्ट बंगाल में रेप मर्डर का केस हुआ, उससे पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहा था। ये डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि नया लॉ बनाइए ताकि डॉक्टर्स के लिए एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अलग से हम एक कानून बना के लाएं। सेंटर के पास ये लोग रिक्वेस्ट भेजे, क्योंकि सेंटर के पास ही पावर है कि इंडिया लेवल पे लॉ बनाए। सेंटर ने रिजेक्ट कर दिया। सेंटर ने कहा कि ऑलरेडी है लॉ हमारे पास, ठीक है, ऑलरेडी हम जब निर्भया केस हुआ था तो ऑलरेडी हमने लॉ को बहुत टफ बना दिया है। किसी भी केस में, छोटे छोटे केस में आपका 2 साल का 4 साल का सजा है, जो पहले सजा नहीं था। अगर थोड़ा भी कमेंट भी करता है कोई लड़का और अगर किसी लड़की के पीछे भी जाता है, 3-3 साल का सजा है। लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है ना, आप इंप्लीमेंट सही से कीजिए। अब इससे ज्यादा टफ क्या करेंगे? ज्यादा टफ जब कानून बनाने लगते हैं तो उसका मिसयूज होने लगता है। ऑलरेडी देयर इज द लॉट ऑफ, मतलब इंप्लीमेंटेशन अगर हो तो कुछ ना हो, जैसे काफी चीजें हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि लॉ पे लॉ बनाते जाए और इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो क्या फायदा है? तो मेन थिंग इज द इंप्लीमेंटेशन एंड द चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द पीपल। ये हम मेन चीजें जो हमारा कंसिडरेशन में। क्लियर हो रही है ये चीजें? इसीलिए सेंटर ने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जब दोबारा पिटीशन गया है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको लगा कि लॉ देयर शुड बी द सेपरेट लॉ इटसेल्फ, और इस पे मेनली डिबेट चल रहा है। लागू करना, जमीन पे उसको लागू करना। ये क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हुआ कि कैसे वेस्ट बंगाल का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने खुद उसको अपने आप ही केस को उठाया है और केस को रजिस्टर्ड किया है, कोई और लेके नहीं गया, प्रोटेस्ट को देख के। ठीक है ना? दैट इज द मेन थिंग। आगे बढ़े। लैटरल एंट्री का हम लोग पढ़ रहे थे। लैटरल एंट्री का काफी विरोध हो रहा था और उसके चलते सेंटर ने कहा है कि अब हम लेटरल एंट्री के थ्रू हम नहीं ले रहे हैं। बस यही है। कल लेटरल एंट्री हम लोग डिस्कस किए थे, व्हाट इज द लेटरल एंट्री, डायरेक्ट हायर पोस्ट पे अब डायरेक्ट रिक्रूट कर रहे हैं। आप जितने भी और प्रोविजन है जैसे रिजर्वेशन एंड अदर थिंग, प्रमोशन, वो सब आप इग्नोर कर रहे थे। तो अब गवर्नमेंट कह रही है कि हम फिर से देखेंगे और लेटरल एंट्री में भी कोशिश करेंगे कि SCs, STs एंड द OBCs का प्रॉपर रूप से जगह मिले। दैट इज द मेन थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू टेक प्लीज is the India's Mali raised the strategic partnership। मलेशिया के साथ हमारा जो पहले रिलेशन था, we are going to improve it to the strategic partnership, comprehensive strategic partnership। ये चीजें क्लियर हो रही हैं? व्हाट इज क्या मैंने बोला? मलेशिया के साथ अभी हमारा मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर इज ऑन द विजिट टू द इंडिया
एंड हियर वी आर गोइंग टू इंप्रूव द रिलेशनशिप। डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशनशिप होता है, पहले हम नॉर्मल पार्टनरशिप करते हैं, फिर स्ट्रेटेजिक बनाते हैं, फिर हम उसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाते हैं। इसमें यह होता है कि कुछ चीजें जो सेंसिटिव होती हैं नॉर्मल पार्टनरशिप में हम उसको अलग रखते हैं, जैसे डिफेंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, हमारा जो डिफेंस में टेक्नोलॉजी होता है वो शेयर नहीं करते हैं। जब पार्टनरशिप स्ट्रेटेजिक होने लगता है तो धीरे धीरे हम उस सब चीजों में भी अपना शेयरिंग करते हैं, एंड बाद में जब कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है तो उसको और डीप लेवल पे ले जाते हैं। यही है। और जिस कंट्री से जितना क्लोज रिलेशन होता है उतना हम स्ट्रेटेजिक डीपनेस बढ़ाते जाते हैं, उतना हम अपना इंफॉर्मेशन या अपना शेयरिंग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे होता है कि मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया, एक दूसरे का टेक्नोलॉजी शेयर करना, ये सब चीजें ग्रेजुअल हम करते हैं। मलेशिया से अभी तक नॉर्मल पार्टनरशिप था, अब हम इसको कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लेवल पे ले जा रहे हैं। दैट इज क्लियर। अभी तक ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स का नाम सुना है आप लोगों ने? व्हाट इज द ब्रिक्स? साउथ अफ्रीका है। यहाँ पे हम ग्रुपिंग अभी ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं। पहले 5 का था, धीरे धीरे इंक्रीज करके और भी कंट्रीज को ला रहे हैं। इसका फायदा ये है कि जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज, मोस्ट ऑफ द पावरफुल डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वो इसके मेंबरशिप है। तो कहीं ना कहीं आपको एक लार्ज पॉपुलेशन, लार्ज इकोनॉमी एंड लार्ज ट्रेडिंग पार्टनर का एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो यहाँ पे मलेशिया भी चाहता है कि उसको भी वहां पे इंक्लूड किया जाए। धीरे धीरे ब्रिक्स पहले एक्सपैंड नहीं हो रहा था, अभी हमने इसको एक्सपैंड करना स्टार्ट किया है और कई कंट्रीज में मलेशिया भी चाहता है कि उसका इंक्लूजन हो। ठीक है। मलेशिया के साथ हमेशा रिलेशन अच्छा नहीं रहा है इंडिया का, बीच बीच में रहता है। 2018 में पहली बार मलेशिया कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर मलेशिया में गया था और उसके बाद हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्टार्ट किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं मलेशिया इज ए डोमिनेटेड बाय द मुस्लिम पॉपुलेशन। तो जैसे अभी इंडिया का कई केसेस थे, जैसे अभी जब हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था तो रिलेशन थोड़े से खराब हो गए थे। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किया था तो देयर वाज द थोड़ा सा डिटेरियोरेट हुआ था कि वो मुस्लिम डोमिनेटिंग है तो वो बोलेगा ही कि आपने मुस्लिम को एक्सक्लूड किया इस एक्ट से, तो वहां पे थोड़ी सी चीजें दूरी बढ़ गई थी। फिर जम्मू एंड कश्मीर के भी इश्यू पे था कि जम्मू एंड कश्मीर को जब हमने एक तरीके से यूनियन टेरिटरी बना दिया था, 370 को हमने रिपील किया था, इस सब मामले में भी चीजें थोड़ी सी खराब हुई थी। और कोविड-19 के भी टाइम पे थोड़े से जो मलेशियन टूरिस्ट थे या सिटीजन थे उनको थोड़ा सा लॉकडाउन में हमने अलग से क्वारंटीन किया था, तो उस समय भी रिलेशन में थोड़ा सा निगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। अदरवाइज मोस्टली वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। जैसे अटलांटिक हुआ, पैसिफिक ओशियन हुआ और इंडियन ओशियन हुआ, यही 3 में है जो मेजर रोल प्ले करते हैं। ट्रेड के थ्रू हम इसी से पास करते हैं। ऑलरेडी हमें पता है कि अटलांटिक ओशियन कहीं ना कहीं ट्रबल एरिया रहता है। फिर पैसिफिक ओशियन में अभी चाइना, जापान, यूएस सब कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो सबसे इस समय अच्छा एरिया जो माना जा रहा है वो इंडियन ओशियन का ही माना जा रहा है कि यहाँ पे हम कहीं ना कहीं पीस एंड स्टेबिलिटी का ज्यादा चांस है। यहाँ कंटेस्टेशन नहीं है क्योंकि इंडिया का ही डोमिनेंस है। जैसे आप देखिएगा कि पहला कोई ओशियन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे है, अदरवाइज किसी भी ओशियन का नाम किसी कंट्री के नाम पे नहीं है, और वहां पे इंडिया का क्लियर कट डोमिनेंस है। उसके नीचे कोई मेजर नेशन है ही नहीं, हम ही है। लेकिन और सब किसी में भी जाइए, जैसे आप पैसिफिक का आप मैप देखिए, पैसिफिक में कईयों से लड़ाई है। ऑस्ट्रेलिया नीचे है, इधर चाइना है, जापान है, और यूएस से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है। एक बार मैप खोलिए आप लोग, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन का मैप देखिए। अभी मैप नहीं लिया ना? अच्छा, लाना भूल जाते हैं। मैप, कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब बैग में हमेशा पड़ा होना चाहिए। मैं भी एक बार ओपन करता हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ। दिखाइए, अटलांटिक कहाँ पे है? ये अटलांटिक है, ये वाला एरिया अटलांटिक ओशियन। यहाँ पे कंटेस्टेशन है, पूरा यूरोप और पूरा यूएस के बीच में है। आप देखिए पैसिफिक ओशियन, यहाँ चाइना, रशिया ये आपस में कंटेस्ट करते हैं, और इधर से यूएस से भी टच करता है पैसिफिक, तो कंटेस्टेशन है। आप इंडियन ओशियन देखिए, ये इंडियन ओशियन है जो नीचे हमारे, तो कहीं ना कहीं हमारा ही डोमिनेंस है। कोई मेजर कंट्रीज नहीं है जो क्लेम करे जितना इंडिया क्लेम करेगा। इंडिया का ही है, इस तरफ भी इंडिया, इस तरफ भी इंडिया, नीचे भी इंडिया, आगे देखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं क्लियर कट डोमिनेंस हमारा है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई लड़ाई किसी के बीच में है कि यहाँ पे डोमिनेट कौन करेगा। कोई मेजर पावर नहीं है, छोटे छोटे पावर है, और वहां पे इंडिया इज ए मेजर पावर। लेकिन और कहीं पे भी इतना क्लियर कट डोमिनेंस नहीं। पैसिफिक में ही देखिए, इधर चाइना, इधर रशिया आपस में लड़ रहे हैं, और इधर यूएस भी अपना क्लेम करता है।
क्लियर हो रही है ये चीजें। अटलांटिक का ये देखिए, ये एस शेप का अटलांटिक है। अटलांटिक में तो काफी है, यूरोप एंड दिस अमेरिकन, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। क्लियर हो रही है ये चीजें, बस एक आइडिया होना चाहिए। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम द दिस न्यूज एनालिसिस कि यहाँ पे मलेशिया के साथ वी आर गोइंग फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है। और मलेशिया का लोकेशन कहाँ पे है? वेयर इज द मलेशिया लोकेटेड? मैप एक बार और खोलिए, ओपन द मैप। मलेशिया दिखा? जस्ट एबव द इंडोनेशिया, मलेशिया जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये काफी अच्छा रोल प्ले करता है। यहाँ पे देखिएगा, ये भी इंडोनेशिया में भी डोमिनेंस कहीं ना कहीं मुस्लिम डोमिनेंस ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट न्यूज वी आर गोइंग टू टेक इज दिस, मेघालय में जो पोलियो अभी तक इंडिया से इरेडिकेट हो गया था। लास्ट केस जो पाया गया था 2011 में पाया गया था। 2013 तक आते आते WHO ने डिक्लेयर किया था कि इंडिया पोलियो से मुक्त है। क्लियर था? हम लोग बचपन में देखते थे 2 बूंद जिंदगी के लिए, ये सब था, लेकिन हमने धीरे धीरे इरेडिकेट किया था। जो हम पोलियो का दवा देते हैं वो क्या होता है? वैक्सीन होता है। एंड व्हाट इज द वैक्सीन? वैक्सीन का कॉन्सेप्ट एक दिन बताया था ना, क्या होता है? उधर वाला चल रहा है ना, बैक साइड वाला नहीं चल रहा है? चल रहा है ना, एक बंद कर देता हूं, ये ऑन करूं। इनका तबीयत खराब है, अब वो वाला आपका भी है। तो जिनका तबीयत खराब है आप इस तरफ बैठ जाइए, जिनका तबीयत सही है वो लोग वहां बैठ जाए। यू शुड कम एट द फ्रंट रो। वैक्सीन का क्या कॉन्सेप्ट होता है? नॉर्मल क्या होता है, डिजीज कैसे होता है? बाहर से बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में जाता है और आपका जो शरीर होता है उसका नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है, रेजिस्टेंस होता है। उसमें क्या होता है? व्हाट इज द मेन थिंग दैट रेजिस्ट? क्या होता है? हाँ सही सही बताओ। इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम में क्या लड़ता है? क्या लड़ता है? जैसे डिजीज हमारे अंदर इंटर करता है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, डिफेंस सिस्टम होता है। डिफेंस सिस्टम में क्या एक्टिवेट होता है जो लड़ता है? व्हाट? आप बताइए, आपका बायो थोड़ा सही है। WBC क्या होता है? अच्छा, आप एक्चुअली जो भी प्रोटेक्शन हमारा होता है दैट इज द मेनली फ्रॉम द WBC ही होता है। और भी चीजें होती हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर? जस्ट मैं ब्लैकआउट हो गया, द नेम आई हैव फॉरगेट। तो वहां पे ओके मुझे नाम अभी याद आएगा, मैं बोलता हूँ, ठीक है ना। तो वो एक्टिवेट करते हैं और वो फाइट करता है, ठीक है। फिर जब हम क्या करते हैं कि नेचुरली वो अगर जीत गया तो बीमारी नहीं होती है। नॉर्मल आप सब लोग एसी में बैठे हैं, बट किसी किसी को ही कोल्ड होगा, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम सबके अंदर में हो गया होगा वायरस या जो भी बैक्टीरिया, लेकिन उसी को बीमारी होगी जिसका नहीं जीत पाया होगा। तो क्या होता है कि अंदर जो हमारा सेल होता है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं वो नाम ब्लैकआउट हो गया, मैं वो देख लूं व्हाट इज द नेम, अदरवाइज वो पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आएगा। अच्छा सिंपल सी बात है, सबको याद होगा, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज ही तो फाइट करती है और WBC उसका एक पार्ट होता है। वही मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था, एक दिन हम लोग डिस्कस भी किए थे एंटीबॉडीज एवरीथिंग, आज मेरे ब्लैकआउट हो गया, ठीक है। एंटीबॉडीज ही लड़ता है, मेन एंटीबॉडीज होता है। एंड एंटीबॉडीज का अगर कैपेसिटी कम है तो वो वायरस और द बैक्टीरिया जीत जाएगा, यही होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हम वैक्सीनेशन में जो वायरस होता है उसी का एक वीक फॉर्म, 3-4 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि एक तो उस वायरस को हम मार दें, लेकिन फिर भी उसके अंदर में जो प्रोटीन होगा, जो उसका स्ट्रक्चर होगा, वो तो एंटर करा देते हैं। तो हमारा जो बॉडीज है उसका जो एंटीबॉडी है
वो सीख जाएगा कि लड़ना कैसे है, एंटीबॉडी ही लड़ता है। क्लियर हो रही है ये चीजें। अब हम क्या करते हैं कि नॉर्मल अगर कभी कभी हम वैक्सीन दिए, पहला तरीका है कि मार के हम वायरस को अंदर इंसर्ट कर दें। दूसरा तरीका होता है कि वीक कर दें, जिंदा ही रखें पर वीक कर दें कि वो हमारा एंटीबॉडी जीत जाए। कभी कभी ये केस होता है कि हम जो अंदर डालते हैं दिस इंसर्ट दिस वायरस जो वीक करके, कभी कभी वो उतना वीक नहीं होता है, कभी कभी वो ग्रो कर जाता है और इतना ग्रो कर जाता है कि आपके एंटीबॉडी को हरा देता है, और ऐसे केस में उस वैक्सीन के कारण बीमारी हो जाती है। जो ये मेघालय वाला केस है, वीक हमने अंदर वैक्सीनेट किया था और वो वीक की जगह पे स्ट्रांग हो गया, और उसी के कारण ये मेनली पोलियो का जो केस आया है, दैट इज मेन थिंग। दूसरी चीज होती है कि जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ द डिफिकेशन सिस्टम होता है, जैसे वी गो एंड हमारा डेफिकेट हम करते हैं, तो बाय दैट देयर इज द वो हमारे ड्रेनेज सिस्टम में जाता है, और ड्रेनेज सिस्टम में क्या करता है कि वो बैक्टीरिया और लोगों पे फैलता है। ड्रेनेज सिस्टम से ही पानी हम ट्रीट करके कभी कभी देते हैं, कभी कभी ड्रेनेज सिस्टम से ही हमारी नदियों में पानी चला जाता है और वो लोगों में फैलने लगता है। जो ये वाला पोलियो का वायरस है, ड्रेनेज सिस्टम में भी चला गया और उससे भी फैलने के चांसेस हैं। क्लियर हो रही है क्या चीजें हैं यहाँ पे? जो हम पोलियो का ओरल वैक्सीन देते थे, दैट इज द वीक वायरस को हम देते थे, और वो वीक वायरस एक केस में जो केस आया है उसमें वो वापस स्ट्रांग होके उसने अटैक कर दिया है। दैट इज द मेन केस। एक बार मैं इसका वो दिखा देता हूं, दैट इज द ओरल पोलियो वैक्सीन, दैट इज द मेन थिंग। और ये कैसे बनता है? दिस इज मेनली बाय द वीकनिंग ऑफ द दैट पर्टिकुलर वायरस, और इससे क्या होगा कि दैट कॉज द पैरालिसिस। यही करेगा ना जब अटैक करेगा, तो पैरालिसिस हमने इसको सडनली देखा है। एक्सक्रीशन ऑफ द वैक्सीन वायरस कहीं ना कहीं अगर सरवाइव कर गया जो आपके अंदर है, तो कहीं ना कहीं आपके यूरिन के थ्रू और द डिफिकेशन के थ्रू वो बाहर जाएगा, और कहीं ना कहीं ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट होगा, और ड्रेनेज सिस्टम डिफरेंट रिवर्स और डिफरेंट वाटर सिस्टम से कनेक्ट होगी, और वहां से फिर फैलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मेघालय का एक चीज और ज्योग्राफी में हम लोगों ने पढ़ा था, वाई वी स्टडीड इन द ज्योग्राफी। मेघालय क्यों फेमस है? एक दिन मैं इसको डिस्कस किया था। गारो, खासी, जयंतिया 3 हिल सिस्टम है, तीनों हिल सिस्टम है, और 3 वहां की ट्राइबल्स हैं इन एरिया में, इसके लिए फेमस है। एक चीज और कहा था कि जो ये ट्राइबल्स हैं वो मैट्रिलिनियर हैं, जो शादी के बाद पुरुष अपना घर छोड़ के वीमेन के घर जाता है। यहाँ पे जो ट्राइबल्स हैं उसमें मैट्रिलिनियर सिस्टम है। और एक चीज और हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो बारिश होती है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा, मौसीराम यहीं पे है। मौसीराम का जो है यहीं पे है जहाँ पे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। क्लियर ये हो रही है चीजें? और अभी ये हमने जो पोलियो का और कहाँ का केस पढ़ा था, एक दिन और हम लोग पढ़े थे अभी 3-4 दिन पहले, गाजा में भी पढ़ा था कि कुछ केसेज आई हैं, वैक्सीनेशन करा रहे हैं। फिर अफ्रीकन कंट्रीज में भी पढ़ा था, 2 कंट्रीज में इसके केस मिले हैं। दैट इज द ये न्यूज में इसीलिए है। आगे इसको और अटैक पे, हाँ, आपका इम्यून सिस्टम कई चीजों पे डिपेंड करता है। एक तो होता है कि आपका जेनेटिकली कितना आपका आ रहा है, दूसरी चीज ये होती है कि जो डे टू डे हम एक्टिविटीज करते हैं, हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है। आपका एकदम सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है कि सिर्फ आप जैसे लैपटॉप पे बैठ के पूरे दिन काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका वीकनेस ज्यादा होने लगता है। फिर आपका फूड कैसा है कि जो आप न्यूट्रिशन ले रहे हैं, जो फूड ले रहे हैं उसमें सभी तरीके के न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन मिल रहे हैं कि नहीं। तो देयर इज द लॉट ऑफ कॉजेज एंड द फैक्टर्स फॉर द दिस इम्यून सिस्टम। ठीक है, आज का और जो इम्पोर्टेंट न्यूज है दैट इज पीसीएस के लिए आर्मी चीफ इस समय कौन है? चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। 2+2 डायलॉग क्या होता है? व्हाट इज द 2+2 डायलॉग? अभी हम देख रहे हैं कई कंट्रीज के साथ 2+2 डायलॉग हो रहा है। वाई इट इज फेमस? व्हाट इज दिस 2+2 डायलॉग? काफी न्यूज में आ रहा है। मोदी जी आए तब से ये 2+2 डायलॉग स्टार्ट हुआ है। कभी नहीं सुना है न्यूज में?
2+2 डायलॉग सिंपल है, जैसे नॉर्मल दो मिनिस्टर आपस में बात करते थे। 2+2 डायलॉग में जैसे पहले हमारा होता था कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर बाहर जा रहे हैं किसी देश में और वहां के फॉरेन मिनिस्टर से बात करते थे। अभी हमने सिर्फ एक मिनिस्टर की जगह पे दो मिनिस्टर को इन्वॉल्व कर लिया है। फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जिसको फॉरेन मिनिस्टर भी कहते हैं, और दूसरा डिफेंस मिनिस्टर। इनका क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी देश के साथ हमारा अगर हम पार्टनरशिप के लिए जा रहे हैं। एक तो हमारे एक्सटर्नल जितनी भी चीजें होती हैं, जैसे कि हमारे लोग माइग्रेट कर रहे हैं उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट हो रहा है, कैसा लॉ है। दूसरी चीज होती है कि इस समय डिफेंस का डील दूसरे कंट्रीज के साथ ज्यादा होता है, और जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज है डिफेंस इज द कोर थिंग। पार्टनर अगर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में जाते हैं, डिफेंस इज द मेजर एरिया फॉर द डिस्कशन। तो हम एक एक की जगह पे अब दो दो को भेजते हैं, जैसे राजनाथ सिंह और एस जयशंकर दोनों को अब भेजते हैं, और ये कुछ खास कंट्रीज के साथ करते हैं जिससे हमारा रिलेशन बहुत क्लोज है। जैसे जापान के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, यूएस के साथ है। दैट इज द मेजर कंट्री वेयर वी आर डूइंग द 2+2 डायलॉग। क्लियर हो रहा है? तिस्ता को हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तिस्ता भी न्यूज में था भाई। तिस्ता रिवर क्यों था न्यूज में? बांग्लादेश के साथ अभी हमारा लड़ाई चलता है कि इसका रिवर का कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो। तिस्ता का जो ओरिजिन पॉइंट है दैट इज द कहां पे? बंगाल में नहीं है, बंगाल में तो फ्लो करता है। कंचनजंगा एक्चुअली इसका ओरिजिन नॉर्थ सिक्किम में है, और नॉर्थ सिक्किम से फ्लो करते करते ये वेस्ट बंगाल में फ्लो करता है, और फिर ये एंट्री मारता है कहां पे? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में कहां पे जाके मिलता है? ब्रह्मपुत्रा में। ब्रह्मपुत्रा में मिलने के पहले जो हमारा डिवीजन है, बांग्लादेश हमेशा आरोप लगाता है कि जितना वाटर हमें चाहिए होता है इंडिया मैक्सिमम कंज्यूम कर लेता है, अपना कनाल बना के इरिगेशन के लिए डाइवर्ट करता है। रूल ये है कि जनरली आपको नदी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करना होता अगर आप ऊपर हैं और नीचे कोई है। तो ऑब्जेक्शन हमेशा बांग्लादेश से आता है कि इस पे प्रॉपर एक एग्रीमेंट होना चाहिए। अब गंगा पे एग्रीमेंट है हमारे और उनके बीच में, फरक्का एग्रीमेंट है, लेकिन तीस्ता पे नहीं है। तो तीस्ता को लेके अभी जो गवर्नमेंट अभी गिरा है, अभी काफी कुछ शेख हसीना जब आई है तो जो ये इंटरिम गवर्नमेंट है, पहला मांग उनका यही था कि तीस्ता का एग्रीमेंट फाइनलाइज कीजिए। और फाइनलाइज क्यों नहीं होता है? दैट इज ड्यू टू द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। जो ममता बनर्जी है रोक के रखी है अभी, इसके पहले जो लेफ्ट की गवर्नमेंट थी वो रोक के रखती थी। उनका ये था कि यहाँ के लोग अगर उस एग्रीमेंट को प्रोसीड करते हैं तो बांग्लादेश के पास शेयर ज्यादा जाएगा। और ऐसे केस में क्या होता है कि लोकल जो पॉलिटिक्स होती है वो काफी ट्विस्टेड हो जाती है, क्योंकि वहां के लोग कहेंगे कि कुछ भी ड्रॉट के कंडीशन आते हैं तो ये कहेंगे कि आपने सारा का सारा पानी बांग्लादेश को दे दिया। एग्रीमेंट के बाद ये भी दिक्कत होती है कि हम डाइवर्जन नहीं कर सकते। जो कनाल हम निकालते हैं या जो भी हम उससे निकाल के पानी डिफरेंट एरिया में देते हैं, रिजर्वायर बनाएंगे वो भी एक तरीके से लॉ के द्वारा डील होने लगेगा। अभी हम अपने मर्जी से जितना बड़ा रिजर्वायर बनाते हैं बना सकते हैं, तो इसीलिए अभी हम डील को फाइनलाइज नहीं करते हैं। ऐसे यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि डील फाइनलाइज हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना फायदा नहीं उससे ज्यादा घाटा होता है। क्योंकि अभी तुरंत कोई भी अपोजिशन गवर्नमेंट आती है तो वही आरोप लगाते हैं कि इंडिया मिसयूज कर रहा है अपने डोमिनेंट पावर का, कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन करता है बांग्लादेश के लोगों के लिए। जैसे बांग्लादेश के उस एरिया में जो नॉर्थ वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्टर्न वाले वेस्ट वाला एरिया है, वहां पे कोई भी अगर एग्रीकल्चर से डिस्ट्रेस आता है उसका सारा आरोप हम तीस्ता को लेके लगाते हैं। ये आप क्लियर रहेगा, तीस्ता जाके ब्रह्मपुत्र से मिलता है, गंगा से नहीं मिलता है। कई बार कंफ्यूजन होती है कि गंगा से मिलता है, ये जाके ब्रह्मपुत्र से मिलता है। और इसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो कंचनजंगा है। क्लियर? कंचनजंगा नॉर्दर्न सिक्किम। कई बार हमें ये लगेगा कि ये तिब्बत से होकर निकलता है, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया की जो रिवर्स है वो तिब्बत और हिमालय वाली एरिया से होकर आती हैं, खासकर वो कश्मीर वाली एरिया। क्लियर? शुड वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट न्यूज? पोलैंड कहां पे सिचुएटेड है? दैट इज द बाउंड्री। ये यूरोप और एशिया का कहीं ना कहीं बाउंड्री बनाता है। पोलैंड को लेके काफी लड़ाई रहती है। पोलैंड जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखते हैं कि एंट्री जो हो रही थी रसा की, पोलैंड के थ्रू हो रही थी। पोलैंड पार्ट था यूएसएसआर का, बाद में पोलैंड से ही विद्रोह होना स्टार्ट हुआ। यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ था वो पोलैंड से स्टार्ट हुआ था। तो दैट इज द वेरी बाउंड्री लाइन बिटवीन द एशिया एंड द यूरोप। कहा जाता है कि एशिया का और यूरोप का वो गेटवे है, उसी के थ्रू हम होके एंट्री मारते हैं। तो हियर हम चाहते हैं कि इसके साथ भी एक अच्छा एग्रीमेंट हो जाए। अभी तक हमारा एग्रीमेंट कोई फाइनलाइज नहीं हुआ है। जुपिटर
जुपिटर का नाम सुना है? व्हाट इज द जुपिटर? क्या है? प्लैनेट है। और क्या है यूनिकनेस, क्या है इसका? जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, ये तो कॉमन चीज है। फिर और क्या है? गैसियस है कि टेरेस्ट्रियल है? लैंड है कि वहां पे गैस है केवल? सिर्फ गैसियस है। और किस लिए है? रिंग है, उसके रिंग्स, रिंग्स के लिए। रिंग्स क्या है? व्हाट आर द रिंग्स? एस्टेरॉइड्स का एक काफी एक डेंस सर्कल है और वही हमें रिंग के जैसे देखता है। ठीक है, इतना चीजें क्लियर हो रही हैं। यहाँ पे जो मेन मिशन है, नासा का ही मेन मिशन है, इंडिया का कोई जुपिटर का मिशन नहीं है। जो अभी का मिशन नासा का चल रहा है दैट इज द जूस, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर। ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। ओके, तो ये अभी मिशन है, यहाँ पे हम नासा भेज रहा है। नासा यहाँ पे ग्रेविटी का यूज कर रहा है। जैसे होता है ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स का, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स? दो मास के बीच में जो फोर्स लगता है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। जो ऐसे हमारे आपके बीच में या इस दीवार और मेरे बीच में लग रहा है वो अभी ऑब्जर्वेबल नहीं है क्योंकि हमारा मास काफी कम है। लेकिन प्लैनेट्स का जो मास होता है वो काफी स्ट्रांग होता है, क्योंकि हम कुछ भी ऊपर फेंकते हैं नीचे क्यों आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग है क्योंकि अर्थ बहुत बड़ा प्लेनेट है। सेम ऐसे प्लेनेट्स के कारण हम इसका यूज नहीं कर पा रहे थे। जैसे हम कोई रॉकेट भेज दें तो कहीं ना कहीं, एक ऐसे समझाता हूं, जैसे यहाँ पे कई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कई प्लैनेट्स हैं, कहीं ना कहीं प्लैनेट्स एक दूसरे पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं। मानिए मैं यहाँ से कोई रॉकेट यहाँ पे भेज रहा हूँ तो इसका कैसे लगेगा? इसका ऐसे लगेगा और इस वाले का ऐसे लगेगा, अपोजिट लगेगा। यहाँ पे मानिए इसके पीछे कोई और खूब बड़ा सा प्लेनेट है तो वो भी इस पे लगाएगा ना, अपना बैक साइड में होने के कारण। तो कहीं ना कहीं कई प्लैनेट्स जो होते हैं, अगर सही डायरेक्शन में इसका प्रोजेक्शन किया जाए, मानिए ये अर्थ है और कोई सैटेलाइट में भेज रहा हूँ, तो जो फ्यूल के कारण जो रॉकेट का साइज होता है वो बढ़ जाता है। फ्यूल ही हम यूज करते हैं ना। अगर कहीं ना कहीं फ्यूल क्यों यूज करते हैं? फोर्स लगाने के लिए, ताकि तेजी से वो उसके तरफ जाए, और ना इसका जो और जो प्लैनेट है उनका जो ग्रेविटी है उसके कारण वो बैक साइड में पुल होगा। यही है मेन चीज है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट प्लैनेट जो उस साइड में होते हैं जिस तरफ हम भेज रहे हैं, उसको सही से अलाइन किया जाए तो इनके फोर्स का यूज करके हम इसका जो फ्यूल है वो कम कर सकते हैं। जो नीड फॉर द फ्यूल दैट विल बी रिड्यूस्ड, और वो हम इस जूस वाले में कर रहे हैं। इसके पहले हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी कि प्रॉपर तरीके से अलाइनमेंट करके हम भेजें, और इसी वाले जो टेक्नोलॉजी को हम कह रहे हैं कि दैट्स नेम एज द ब्रेकिंग इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी। जो ये हम यूज कर रहे हैं ना डिफरेंट प्लैनेट्स के ग्रेविटी को, इसको कह रहे हैं ब्रेकिंग इफेक्ट ऑफ इट्स ग्रेविटी, और उसका इस वाले में हम यूज कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है क्यों ये यूनिक है? इसके पहले हम नहीं कर पा रहे थे। और इसके करने से क्या फायदा होगा? जो ओवरऑल रॉकेट का जो वेट होता था वो हम कम कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं जो सैटेलाइट है उसका वेट बढ़ा सकते हैं। यही होगा ना। अगर आप, जैसे एक बस जा रहा है, बस में अगर बड़ा टैंक ही हो जाए तो पैसेंजर कम बैठेंगे। हम उसी सेम बस में अगर पैसेंजर बढ़ाना हो और टैंक कम कर ले तो ऐसा कोई मेथड होना ढूंढना पड़ेगा जो विदाउट पेट्रोल का भी उस बस को पुश करे। कोई ऐसी फोर्स ढूंढना पड़ेगा, और वो हम फोर्स ढूंढ रहे हैं जो प्लैनेट अपोजिट साइड में, उसका ग्रेविटी का बेस्ट तरीके से यूज कैसे किया जाए, और इसी मेथड को हम कह रहे हैं ब्रेकिंग इफेक्ट ऑफ द ग्रेविटी। दैट इज क्लियर। और भी जो यहाँ पे हम भेजे हैं, नासा ने 1990 में गैलीलियो मिशन भेजा था, दैट इज फॉर द जुपिटर। तो एक और मिशन, ये सब मिशन का याद रखिएगा। दैट ऐसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है कि इस प्लेनेट के लिए कौन कौन से मिशन है। पहली बात कि इंडिया का कोई मिशन जुपिटर के लिए नहीं है, नासा का है। एक गैलीलियो पहले था, यूरोपियन यूनियन लेड जूस है। अच्छा, मैंने ये नासा बताया गया, ये यूरोपियन यूनियन ने भेजा है। मैंने उस समय गलत बोला था। दिस इज बाय द यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन यूनियन का ये है। ठीक है, नासा का जो है वो दैट इज द गैलीलियो, यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। प्लूटो का कौन सा है? अभी मुझे याद नहीं आ रहा है।
अच्छा ये वाला प्लूटो का, एक्चुअली प्लूटो जैसे किसी भी प्लैनेट डिक्लेयर करने के पहले हमारे पास एक स्टैंडर्ड है कि उसकी एक प्रॉपर ट्रैजेक्टरी होनी चाहिए, किसी दूसरे प्लैनेट के ट्रैजेक्टरी से क्रॉस नहीं करनी चाहिए। प्लूटो इसको फॉलो नहीं कर रहा था तो इसको बीच में हम निकाल दिए थे। लेकिन इस पे डिबेट कंटिन्यू चलता रहा है कि डिबेट है वो प्लैनेट है कि जस्ट एक एस्टेरॉयड के जैसे उसको, या उसको सूडो प्लैनेट के जैसे ट्रीट करें। तो अभी तक जो स्टैंड है, प्लूटो इज नॉट प्लैनेट, अभी तक वो प्लैनेट नहीं है। और वो आपका जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे सर तो वहां पे वो प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे कि क्या क्या स्टैंडर्ड होता है दैट वी कंसीडर फॉर द डिक्लेयरिंग ए पर्टिकुलर सेलेस्टियल बॉडी एज द प्लैनेट। क्लियर हो रहा है? प्लूटो पे अभी डिबेट चल रहा है। अभी 2006 में उसको हटाया था, 2006 तक प्लूटो को, जैसे हम लोग 9 ग्रह कहते थे ना, अभी 2006 से अभी तक 8 ग्रह था। अभी हम प्लूटो का एग्जैक्ट कंडीशन के बारे में डिबेट है, लेकिन अभी भी प्लूटो प्लैनेट नहीं है। ये तो आप लोगों को पता होगा कि प्लूटो इज नॉट प्लैनेट नाउ। 2006 से ही उसको डिक्लेयर किया हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी आर गोइंग टू कवर इज द ऑन द राइट पाथ। ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी जो लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन नहीं चल रहा था, जब से हमने उसको डिवाइड किया था यूनियन टेरिटरीज में, उसके पहले से ही जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद से कोई इलेक्शन नहीं हुआ था। 10 साल हो गए थे। आप सोचिए कि आपके वहां इलेक्शन नहीं हो रहा है, कोई आपका नेता ही नहीं है। आपका कोई भी जरूरत होती है आप किसके पास जाते हैं? आप अपने लोकल लीडर के पास, या तो आपका जो पार्षद होते हैं, या आपका वार्ड मेंबर होता है, एमएलए होते हैं, सांसद होते हैं, इनके पास जाते हैं। कहीं ना कहीं उनको डर रहता है कि अगली बार वोट अगर मांगने जाऊंगा, इनका काम नहीं कराया तो वोट नहीं देंगे, तो वो आपका डर के काम कराते हैं। लेकिन जो नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं उनको डर रहता है, उनको लगता है कि गवर्नमेंट की जॉब है, मेरा तो पूरी लाइफ टाइम के लिए है, मुझे कौन सा वोट मांगने जाना है। तो ऐसे में लोग अपना जो अधिकार होता है वो किसके थ्रू अपना अधिकार को वो एग्जॉर्ट करते हैं? अपने पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा ही तो करते हैं। वही तो उन पे भी प्रेशर बनाते हैं जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। जब इलेक्शन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पीपल डू नॉट हैव द जो पॉइंट होता है अपने अधिकार को डिमांड करने के लिए, दैट विल बी वैनिश। तो यहां पे यही हो रहा था। ऐसे में क्या होता है, ऑटोक्रेटिक कंडीशन आ जाता है। ऑटोक्रेटिक कंडीशन का मतलब कि उनको गवर्नमेंट ऑफिसर को जैसा लगेगा वो ऐसा करेंगे, या जो भी गवर्नमेंट का अगर एक हम कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दें, जैसे अभी जो वहां के जो गवर्नर हैं वो डायरेक्टली सेंटर से गवर्न हो रहे हैं, सेंटर अपॉइंट करेगा ना प्रेसिडेंट। तो कहीं ना कहीं जो पीपल का राइट्स होता है कि हमारे पास अधिकार है, कहीं ना कहीं वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में है। पीपल, हमारा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। इज इट क्लियर? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पीपल अपना पावर कैसे इंसर्ट करते हैं? बाय द देयर रिप्रेजेंटेटिव। और अब मौका ही नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं उनका जो डेमोक्रेटिक राइट्स है वो वायलेट हो रहा है। दैट इज द मेन थिंग। यही यहाँ पे उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं ये जो लाने की डिक्लेरेशन है, 3 फेज में हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। दैट विल बी बिटवीन द 18 सितंबर टू द 1 अक्टूबर। इसके बीच में 3 फेज में हम करा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो रही हैं। यूनियन टेरिटरी में हम पहला स्टेट जम्मू एंड कश्मीर था जिसको स्टेट से यूनियन टेरिटरीज में किए थे। इसके पहले नॉर्मली ये होता था कि स्टेट से कोई भाग तोड़ के हम यूनियन टेरिटरी बनाते थे और धीरे धीरे उसको स्टेट बनाते थे। आज तक कोई ऐसा केस नहीं हुआ था जिसमें स्टेट को प्रॉपर यूनियन टेरिटरी बना दिए। जैसे आंध्र प्रदेश को तेलंगाना एंड आंध्र में तोड़ा, पहले वो स्टेट था, 2 स्टेट बनाया। जितने भी नॉर्थ ईस्ट के आपको स्टेट दिखते हैं, नागालैंड, मणिपुर, पहले वो असम के पार्ट थे। तो असम तो स्टेट था, ऐसा नहीं था कि असम को तोड़ के यूटी बना दिया। लेकिन असम से निकाल के पहले नागालैंड, मणिपुर, इनको पहले यूटी बनाते थे और फिर स्टेट बना देते थे। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर का फर्स्ट केस है जहां पे हम स्टेट को तोड़ के डायरेक्ट यूटी बना दिए। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। इस पे बड़ा डिबेट चल रहा है, अभी भी डिबेट है कि जो सेंटर ने ये किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि इन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों क्यों ऐसा डिबेट चल रहा है? नॉर्मल क्या होता है, हमारा जो इंडिया है वो फेडरल है। फेडरल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द फेडरल सिस्टम? डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द यूनिट। सेंटर का अलग पावर है और स्टेट का अलग पावर है। अगर यूनियन टेरिटरी में टोटल पावर किसका होता है? सेंटर का हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो गया ना, उसी के डायरेक्ट पावर चलते हैं। अगर सारे स्टेट को हम यूटी बना दें, जैसे जम्मू एंड कश्मीर को बनाया, ऐसे यूपी को बना दें, बिहार को बना दें, तो क्या होगा? सारा का सारा स्टेट गायब हो जाएगा और सारा का सारा पावर जो होगा वो
किसके पास चला जाएगा? यूनियन के पास हो जाएगा ना। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो साफ साफ बोलता है कि इंडिया इज ए फेडरल है ना, यूनियन ऑफ स्टेट्स है। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब स्टेट्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इसीलिए ना हमने 3 लिस्ट में डिवाइड किया है सब्जेक्ट्स को। जो पावर है दैट इज द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस पे डिबेट ये चल रहा था कि आपने इस जम्मू एंड कश्मीर को कर दिया, कल को कोई और तमिलनाडु आपका बात नहीं मानेगा तो उसको आप यूनियन टेरिटरी में कर देंगे, फिर यूपी को कर देंगे। ऐसे ऐसे तो पूरे इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है उसको आप डिस्ट्रॉय करके यूनिटरी सिस्टम कर देंगे। इसमें बहुत से पॉलिटिकल थिंकर अभी भी बहुत चल रहा है। तो फिर बाद में यूनियन ने कहा कि हम वापस स्टेट बना देंगे। तो पहला कंडीशन ये था कि पहले इलेक्शन करवाइए, इलेक्शन के बाद स्टेट हुड दीजिए। तो यही है, अभी सेंटर ने कहा कि वी विल फर्दर गोइंग फॉर द स्टेट हुड एज वेल, लेकिन पहला स्टेप ये है कि हम वहां पे इलेक्शन करा लें। क्लियर हो रही है ये चीजें? फेडरल सिस्टम पता है ना, ये फेडरल सिस्टम का कॉन्सेप्ट, दैट इज द देयर विल बी द इंडिपेंडेंट पावर फॉर द यूनिट्स एज वेल एज फॉर द सेंटर। जो हमारे मोदी जी के भी पास पावर है, योगी जी के भी पास पावर है, और वो इंडिपेंडेंट पावर है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी योगी जी मोदी जी के रहमो करम पे हैं। इनको जो पावर मिलता है डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है। ऐसा नहीं है कि सेंटर आंख मूंद के कभी भी गवर्नमेंट या कभी भी बर्खास्त कर देगा। प्रॉपर तरीके से रीजनिंग होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड को फॉलो करके ही कर सकते हैं। क्लियर? Next news that we are going to take is the regressive move, reducing the work hours for the women is not way to the ensure their safety। यहाँ पे ये न्यूज इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब प्रोटेस्ट अभी चल रहा था तो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने ये बोला, एक गाइडलाइन दिया और सारे जितने भी ये मेडिकल कॉलेज हैं या जितने भी वर्किंग प्लेस हैं उनको ये बोला कि आप लोग मिनिमम रोल दीजिए वुमेन्स को इनटू द नाइट, कि उनका जो जॉब है मैक्सिमम उनको डे शिफ्ट में रखिए। ऐसा उनका गाइडलाइन है। तो आपको कैसा लगता है, दिस गाइडलाइन इज गुड? क्यों नहीं है? हाँ, दिक्कत ये है कि जैसे आपने बोला कि नाइट शिफ्ट मत कीजिए, डे शिफ्ट कीजिए, तो कहीं ना कहीं जॉब के किसके जॉब पे इंपैक्ट हो रहा है? वुमेन्स के जॉब। मानिए उनको जो नाइट शिफ्ट में पहले 10 पोस्ट था, आप केवल डे शिफ्ट में कर रहे हैं, तो 10 के जगह पे उनका 4 शिफ्ट बचा, 4 ही जॉब बचा, 6 जॉब चले गए। तो पहला चीज कि आपने जॉब इनका डिक्रीज कर दिया। दूसरी चीज आपने ये कर दी कि जो कंपनीज, जो इंडस्ट्री ऑलरेडी उनका नाइट शिफ्ट पे डिपेंड, जैसे जो कॉल सेंटर्स होते हैं जो यूएस या ऐसे कंट्री से डील करते हैं जिनका उस समय दिन होता है जब हमारे वहाँ रात होता है ना। सारे दुनिया में एक जगह तो दिन रात होता नहीं है। जब हमारे वहाँ दिन हो रहा होता है, यूएस में उस समय रात हो रहा होता है, क्योंकि वो अर्थ के दूसरे साइड पे है। तो ऐसे कंडीशन में जो ये सब जॉब है, कॉल सेंटर एंड जो भी कोई टीचर है जो सुबह इंडिया में पढ़ा रही है, शाम को यूएस में ऐसा होता है ना, कई लोग पढ़ाते हैं इंग्लिश का, टीचिंग, कोचिंग, ट्यूशन ये सब देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में उनका जो भी चीजें हैं, जो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन में किसी में वर्क कर रही है, कहीं ना कहीं उनके जॉब में कट होगा कि नहीं होगा? दैट इज द मेन थिंग। दूसरा क्वेश्चन ये हो रहा है कि जॉब अगर आप डे में शिफ्ट कर दे तो सिक्योरिटी तो बढ़ा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि और सेफ हो जाएगा। कुछ औरतें तो जाएंगी ना, आपने कहा कि मिनिमम करें, लेकिन जो जाएंगी उनका तो सेफ्टी कहीं ना कहीं और वायलेट होगा। कम औरतें जितनी ज्यादा रहेंगी उतना ज्यादा सेफ होता है। अनसेफ्टी क्यों होती है? रात में औरतों पे ज्यादा अटैक क्यों होता है? कि रात में अगर जितने पुरुष रोड पे उतनी अगर महिलाएं भी हो तो ये सब अटैक नहीं हो, कम होती हैं। ऐसे में उनका वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है। होता है ना कि अब अकेले हैं, कोई नहीं है, तो ऐसे केस में। लेकिन नॉर्मली जैसे आप यूरोप का कल्चर देख रहे हैं या यूएस का कल्चर देख रहे हैं, लॉस एंजल्स, जहां पे रात भी एकदम दिन जैसे होता है। वीमेन्स विल बी ऑन द स्ट्रीट ऑफ द लॉस एंजल्स की दिन में भी उतनी ही वुमेन होंगी जितना रात में होंगी, उन पर कोई रोक टोक नहीं होता है। तो वहां पे तो नहीं ये सब अटैक है, बराबर है। अगर दिन में भी अटैक होगा रात में भी होगा। ऐसा तो है नहीं कि रात में कंडीशन बढ़ जाएगा। लेकिन पैट्रियार्कल सोसाइटी में खासकर ऐसे टाइम पे जब वुमेन्स का हम रोक लगाने लगते हैं, अब यही बात हुआ कि जैसे कोई विमेन बाहर जा रही है और उसके साथ किसी ने कुछ बोला, कमेंट किया, वो अपने घर वालों को बोली कि आके कि अरे कमेंट किया है। अब वो कहेंगे कल से तुम पढ़ने मत जाना, घर बैठ जाओ। ये सोल्यूशन थोड़ी है। हाँ, तो दैट इज द थिंग। आप कह रहे हैं कि रात में शिफ्ट ही मत कीजिए। आपको रात में शिफ्ट करने की जगह पे रात में आप सेफ्टी बढ़ाइए ना। आप कह रहे हैं कि वो स्कूल जा रहे हैं और उन पे कोई कमेंट करा, तो आपको क्या करना चाहिए कि चलो देखते हैं कौन कमेंट करता है, मैं उसे बताता हूं। आप सजा किसको दे रहे हैं? जिसके साथ क्राइम हुआ है ना।
तो कहीं ना कहीं दिस शोज द पैट्रियार्कल माइंडसेट ऑफ द गवर्नमेंट itself। जैसा सोसाइटी होगा वैसे गवर्नमेंट होगा और वैसा ओवरऑल सिस्टम होगा। दैट इज द मेन थिंग। इसी को लेके काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि इस गाइडलाइन को लेके। इसमें कुछ चीजें इन्होंने कहा है कि कुछ चेंज करने की बात कही है। जैसे इनका है रात्रि सारथी साथी, ये बैंगलोर में रात का ये हेल्पर ऑफ द नाइट। इसमें इन्होंने ऑलरेडी कुछ जो ऐड किया है कि सीसीटीवी लगाना है, स्पेशल मोबाइल फोन का व्यवस्था करना है, टॉयलेट वुमेन्स के लिए सेपरेट होना चाहिए। ये सब चीजें जो है अभी इन्होंने करा, ये मीन पहले ही हो जाना चाहिए था। जो अभी आप इस घटना के बात कर रहे हैं, दिस शुड बी ऑलरेडी देयर। ये यहाँ पे मेन एडिटोरियल में ये कहा गया कि जो चीजें आप घटना होने के बाद वो करते हैं अनाउंस, उसको क्यों नहीं टाइम पे करते हैं। पहले ही आप सर्वे कराइए और पहले ये चीजों का प्रोविजन कराइए। दैट इज द मेन थिंग। यहां पे फर्दर डिस्कशन ये लास्ट पैराग्राफ में इन्होंने बोला है कि जो निर्भया रेप केस हुआ था, फिर उसमें चारों को डेथ सेंटेंस दे दिया गया था। डेथ सेंटेंस जब दिया था वहां पे एक जस्टिस, कई जजों का बेंच था। एक जज थी जस्टिस आर भानुमति। भानुमति ने कहा था कि ठीक है, जैसे जब उन्होंने डेथ सेंटेंस दिया था, साथ साथ जब निर्भया कांड हुआ था उस समय एक जस्टिस वर्मा कमिटी, एक कमिटी बना दी गई। जैसे अभी आज टास्क फोर्स बना दिया, टास्क फोर्स का रिपोर्ट आएगा, उसके अनुसार लॉ चेंज होगा। तो उस समय भी जस्टिस वर्मा कमेटी, जो पहले चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, रिटायर्ड थे, उनके अंडर में एक कमेटी बनाया। उस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था बहुत सारे, और उसके बाद काफी लॉ चेंज हुआ था, काफी स्ट्रिक्ट हो गया था। अभी का जो लॉ है ऑलरेडी काफी स्ट्रिक्ट है। पहले ऐसा नहीं था कि स्टॉकिंग, जैसे स्टॉकिंग कहते हैं, जैसे कोई वीमेन जा रही है उसके पीछे पीछे कोई उसका पीछा कर रहा है तो उसको स्टॉकिंग कहते हैं। पहले स्टॉकिंग क्राइम नहीं था, उन्होंने स्टॉकिंग को भी क्राइम करा। जैसे कोई मैसेज आ रहा है, अगर कुछ मैसेज के बाद लड़की बार बार मना कर रही है और उसके बाद भी मैसेज आ रहा है तो उसको क्राइम में ला दिया गया। पहले सब क्राइम नहीं था, इसको नॉर्मल माना जाता था। तो इतना सब होने के बाद भी चीजें नहीं सुधार हुई। इन्होंने कहा कि जो अभी का रिसेंट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है उसमें कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है, और कुछ नहीं तो एक साल में जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वुमेन का 4,45,000 है। हर घंटा नियर अबाउट जो रिकॉर्डिंग हो रही है, नियर अबाउट 51 FIR वुमेन्स के खिलाफ केस में हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लॉ ज्यादा करके नहीं कर सकते, लॉ स्ट्रिक्ट करके नहीं कर सकते, लॉ को इंप्लीमेंट कीजिए। और दूसरी चीज है जो सोसाइटी का माइंडसेट है, जो आम जनता का माइंडसेट है, वो चेंज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर माइंडसेट ही नहीं चेंज हो रहा है तो चीजें कैसे चेंज होगी। आप देखिएगा कि ये जो पैट्रियार्कल माइंडसेट है, आपको लगता होगा कि केवल पुरुषों में होता है, यही लगता है ना। पैट्रियार्कल माइंडसेट पुरुष से ज्यादा महिलाओं में होता है। जो सबसे ज्यादा जलाने की केसेस होती है सास करती है, ससुर नहीं, या उनके हस्बैंड से ज्यादा सास का हाथ होता है। जो नहीं जला के मारने का केसेस होता है, डाउरी का जो पहला डिमांड आता है सास की तरफ से आता है। बेटी की जो मम्मी होती है, सी आस्क फॉर दैट, पुरुष फिर भी फादर रिजेक्ट दैट। तो पैट्रियार्कल माइंडसेट ऐसा नहीं, पुरुषों ने ऐसा बनाया है, लेकिन पुरुषों ने इस चीजों को ऐसा बना दिया है कि महिलाओं को लगने लगता है कि यही सही है, यही रीत है, यही समाज का एक क्या बोलते हैं नॉर्म्स है। जैसे होता है ना, जैसे हम लोग को कभी ये नहीं लगता होगा ये जो शर्ट पहना हुआ ये अमेरिकन है, हमारा है ही नहीं। हमें कभी लगता है, नहीं लगता है ना, हमें लगता है कुर्ता अजीब सा है जो हमारा है। कोई कुर्ता पहन के क्लास में आ जाए तो लगेगा कि अरे क्या पहन के आ गया, लेकिन दैट इज आवर्स। जो हमारा धोती है दैट इज आवर्स, क्यों ये अभी पहन के आ जाए ना, हम लोग सबको लगेगा कि क्या पहन के आ गया, बट दैट इज आवर्स। लेकिन माइंडसेट हमारा चेंज हो गया ना, हमने कभी बदलाव नहीं देखा है। 1970 के लोगों को लग रहा था कि चीजें अलग है, हम ऐसे टाइम में आ गए हैं जब चीजें नॉर्म हो गई हैं। तो जो महिलाएं अभी सोसाइटी में आती हैं वो पैट्रियार्कल सोसाइटी में ही पैदा होती हैं, और वो चीजों को देखते हैं कि ऐसे हो रहा है तो उनको लगता है कि यही नॉर्म है। उनको ये नहीं लगता है कि ये चीजें कुछ अजीब हो रही हैं। और इसको सही कराने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि अवेयरनेस एंड एजुकेशन। आप लॉ बना के थोड़ी आप माइंडसेट चेंज कर देंगे, जब अवेयर करेंगे। आप घर में देखिएगा शादी के पहले सबसे ज्यादा पल्लू का रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है कि अरे कोई आए तो ये डाल के जाना, महिलाएं लगाती हैं, नॉट द पुरुष। हर घर में ही होता है, कभी आप ध्यान दीजिएगा। तो द थिंग इज दैट दिस पैट्रियार्कल इज नॉट कन्फाइंड टू द मेन इटसेल्फ, दिस इज कन्फाइंड मेनली डीप डाउन विद इन द वीमेन ऑल्सो। तो उसका है कि कहीं ना कहीं अवेयरनेस एंड माइंडसेट जब चेंज होगा तभी चीजें चेंज होगी। जो निर्भया केस का वो देखिएगा, उसमें इंटरव्यू, तो जिस
जो 4 लोग कल्प्रिट थे जिनको फांसी दी गई, उनकी वाइफ्स का भी इंटरव्यू कई बार आ रहा था टीवी पे, तो उसमें उनकी वाइफ जस्टिफाई कर रही थी तो मेरा पति ठीक तो किया है। मतलब उनका ये था कि वो लड़की रात में गई थी और रात में दूसरे लड़के के साथ क्यों घूम रही थी, दिस वाज अगेंस्ट द नॉर्म ऑफ द सोसाइटी, वो गलत की थी, वो वहां पे जस्टिफिकेशन ए हो रहा था। तो कहीं ना कहीं जो माइंड सेट है, अगेन एंड अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंड सेट, जज ने भी, जो भानुमति थी, इन्होंने कहा था कि माइंड सेट ही मेन है जो हमें चेंज करना है, लॉ इंप्लीमेंटेशन ये तो धीरे धीरे चीजें आती हैं। क्लियर हो रही है चीजें। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ये पॉलिटिकल न्यूज है कि पॉलिटिकल जो पार्टिसिपेशन है वीमेंस का कहाँ पे है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है एथेनॉल ब्लेंडिंग। व्हाट इज द एथेनॉल ब्लेंडिंग? एथेनॉल कहाँ से आता है? शुगर केन, जब शुगर केन से हम शुगर बनाते हैं तो उसका बैगेज, जो उसका वेस्टेज निकलता है, आप लोग गांव में देखते होंगे लोग ऐसे बना बना के रखते हैं, बैगेज वही होता है ना जो बाहर निकलता है। एक तो हम जूस निकाल लेते हैं और जो बचता है शुगर केन का, उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, दैट वी कैन यूज फॉर द मेकिंग ए प्रोडक्ट दैट कैन बी यूज इनटू द पेट्रोल। पेट्रोल या डीजल जितने भी क्रूड ऑयल है उसमें हम यूज कर सकते हैं। खासकर शुगर केन का प्रोडक्शन में ये बनता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में भी एथेनॉल बनता है और उसको हम यूज करके कहीं ना कहीं जो हमारा इंपोर्ट है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि एथेनॉल का अगर हम यूज करते हैं तो CO2 का जो चीजें होती हैं दैट रिड्यूस, जो CO2 का इन्वायरमेंट में एमिशन होता है, जो उत्सर्जन होता है वो कम हो जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट चाहती थी कि जो एथेनॉल का ओवरऑल 2025-26 तक हम यूज करें 20% पेट्रोल में। जो पेट्रोल में हम ओवरऑल, हमें था कि मानिए 100 लीटर हम मंगा रहे हैं, अगर 100 लीटर में 20 लीटर एथेनॉल यूज करें और वो शुगर से बना रहे हैं, शुगर केन से, तो कहीं ना कहीं जो हमारा एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज पे पैसे खर्च होते थे वो कम हो जाएंगे। दूसरी चीज ये है कि जो फार्मर्स हैं उनको ज्यादा हम अच्छा पे कर सकते हैं एथेनॉल का अगर हम प्रॉपर तरीके से यूज करें। ये सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन दूसरी चीजें हैं कि चीजें ये है कि निगेटिविटी में भी जा सकती हैं। क्या निगेटिविटी जा सकती है? एल्कोहल वो भी पॉजिटिव ही है, एल्कोहल में भी हम डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो स्टेट गवर्नमेंट को रिवेन्यू दे रहा है। यही है तमिलनाडु गवर्नमेंट का रिवेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटली डिपेंडेंट ऑन द एल्कोहल। 1/6 ऑफ द तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो पैसा आता है वो इससे आता है। ये तो नहीं है, ये तो पॉजिटिव है। एल्कोहल में यूज करें, ऐसे भी एल्कोहल बना ही दें। निगेटिव यूज क्या है? निगेटिव यूज ये है कि आप जमीन है, जमीन से आप प्रोड्यूस कर रहे हैं खाना के लिए, खाना को जब आप तेल में जाने लगते हैं तो खाने की कमी होगी। जो लोग मैक्सिमम तेल में ज्यादा पैसा मिलेगा तो खाने का प्राइस बढ़ेगा। आर यू गेटिंग ना? राइस का यूज करें, राइस से भी बनता है और शुगर केन, तो कहीं ना कहीं दैट विल बी इंक्रीजिंग। दूसरा निगेटिव इंपैक्ट है कि शुगर केन एंड राइस इन दोनों में पानी की बहुत ज्यादा नीड होती है, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी वाटर का स्कार्सिटी है, ड्रॉट है, आप इसको करेंगे लोग यही उगाएंगे। नॉर्मली जो होता है कि मेज हुआ, पल्स हुआ, जो बाजरा वजरा होता है उसमें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, वो बिना पानी के भी कम पानी पे हो जाता है। लेकिन आप देखिए शुगर केन और राइस में काफी पानी की जरूरत होती है, हमेशा इरिगेशन की जरूरत होती है। तो कहीं ना कहीं स्कार्सिटी वाटर का ऑलरेडी है, आप और इंक्रीज करेंगे। और कहीं ना कहीं अगर आप इसको ऐसे देखें कि इन्वायरमेंटली इंपैक्ट हो ही रहा है, फूड सिक्योरिटी इंपैक्ट हो ही रहा है। और तीसरी चीज है कि ओवरऑल जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी है, जो हम डिफरेंट ये फूड प्रोग्राम चला रहे हैं, उसको भी इंपैक्ट करेगा गवर्नमेंट का जो स्कीम है। और प्राइस राइस, क्योंकि उसका तो डाइवर्ट कर रहे हैं ना, तो ये सब चीजें निगेटिव है। पॉजिटिव ये है कि कहीं ना कहीं हम जो एक्सचेंज है उसको रिड्यूस करेंगे। तो इसका ये सोल्यूशन है कि इन्होंने मेज से भी ये एथेनॉल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। और लेकिन मेज का ये है कि मेज से डिग्रेडेड लैंड डिग्रेड होता है, तो मेज अगर लगातार हो तब डिग्रेड होगा। अगर लगातार आप मक्के की खेती करते हैं तो वो जो सॉइल है डिग्रेड होने लगता है। लेकिन अगर मेज को आप राइस के साथ साइकिल बना के करें कि एक बार मेज करें, एक बार मक्का करें और दूसरे बार राइस करें, तो वो एक दूसरे को कंपनसेट कर देता है, तो वापस वो डिग्रेडेशन को नॉर्मलाइज कर देता है। क्लियर हो रहा है? तो यही यहाँ पे सजेशन है कि कहीं ना कहीं वी शुड मेक द साइकिल ऑफ द मेज एंड राइस, कहीं ना कहीं यहाँ पे है रोटेशन ऑफ द मेज एंड द राइस यहाँ पे है, एंड बाय दैट वी कैन बैलेंस। तो हम अपना एक्सपोर्ट का जो है वो भी हम बचा सकते हैं, जो हमारा एक्सचेंज है वो भी बचा सकते हैं, और इन्वायरमेंटल एमिशन है उससे भी हम फाइट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट।
कहाँ पे? अच्छा अच्छा, हाँ वो यूज होता है, यस, उसका भी एक अच्छा यूज है. So here we will be concluding our session. Thank you for joining the session. Okay, all the best. Any doubt?